हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप सब फाइन होंगे। ठीक है, फिर से मैं मोदी क्लासेस बाय आशीष मोदी में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है, जिसमें थर्मोडायनेमिक और बेसिक मैकेनिक ऑफ इंजीनियरिंग में जो भी कॉमन है वो मैंने सीखा, थोड़ी टर्मिनोलॉजी किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया था एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड जैसे कई सारे टर्म्स जो हमें लगता तो है कि ये कैसी है, सेम है, बट देयर इज द सम डिफरेंस बिटवीन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसमें आपको दिक्कत आएगी दोनों समझने में। ठीक है, अब बीएमई की बात करें, ठीक है, उसमें भी पहले चैप्टर में पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक, और जो मैकेनिकल कोर ब्रांच है उसमें भी थर्ड सेम में एक पूरा सब्जेक्ट आएगा थर्मोडायनेमिक। એટલે दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को क्या होगा, काम लगेगा। ठीक है, बीएमई में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक, और वही सब थर्मोडायनेमिक मैकेनिकल जो कोर ब्रांच है थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक को गुजराती में क्या बोलते हैं? ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो चैनल है उसमें हिंदी गुजराती वालों को भी समझ में आ जाएगा और इंग्लिश मीडियम है उसको भी समझ में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक ने गुजराती में कहेवाय उष्मागतिशास्त्र। શું કહેવાય? उष्मागतिशास्त्र। હવે आप लोग गुजराती में संधि सेपरेट कीजिए, संधि छोटी कीजिए। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो उष्मा प्लस गति प्लस शास्त्र, उष्मा की गति यानी जो भी हीट का ट्रांसफर होगा, उष्मा यानी इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, हीट। गति, गति यानी मोशन, तो हीट का ट्रांसफर हमें क्या करना है, सीखना है। किसमें? थर्मोडायनेमिक में। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज द स्टडी ऑफ ब्रांच, इट इज द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ engineering in which study of the heat transfer, study of the heat transfer and its causes, मतलब किसके कारण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब हमें क्या करना है, स्टडी करना है। समझ में आया क्या करना है स्टूडेंट्स? थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, हमें जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है उनके बारे में मुझे क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, डायनेमिक यानी जो ऑब्जेक्ट, जो भी मैटर एक जगह नहीं रहती, वो बदलती रहती है, वो चेंज रहती है, इसलिए। तो it is the study of the branch of the engineering in which study of the heat transfer and heat causes। अब सिंपल आप सोचो, हीट ट्रांसफर कब होगा, कब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी स्टूडेंट्स? सोचो, तो नेचुरल आपने कभी चाय गर्म की होगी। ठीक है, तो जब चाय एक गैस पे रखते हो, उसको गर्म करते हो, आफ्टर द सम टाइम आप गैस बंद कर देते हो और चाय गैस के नीचे रखते हो। ठीक है, मतलब गैस बंद कर देते हो। अब चाय क्या होगी, धीरे धीरे ठंडी होगी। क्यों धीरे धीरे ठंडी होगी? वो कहाँ जाती है, उससे सारी जो भी हीट एब्जॉर्ब की है बाय गैस, वो कहाँ जाती है? ठीक है, तो वो जाती है सराउंडिंग में। क्यों सराउंडिंग में गई? क्योंकि नेचर का नियम है हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रही है, हॉट टू कोल्ड। कहाँ हो रही है स्टूडेंट? हॉट टू कोल्ड। जब कोई गर्म चीज सराउंडिंग के कांटेक्ट में आएगी तब वो अपने आप हॉट टू कोल्ड हो जाएगी, अपने आप। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? वो नेचुरल का नियम है, और हम आगे भी सीखेंगे थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। वो बीएमई में आएगा, बेसिक मैकेनिकल ऑफ द इंजीनियरिंग में भी आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या है क्या नहीं? हमेशा हीट कहाँ ट्रांसफर होगी, हॉट टू कोल्ड, अपने आप होगी। उसके लिए मुझे किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली होगी। बट मुझे कोल्ड से हॉट जाना है, जैसे मुझे ठंडी चाय को क्या करना है, गर्म करना है, तो मुझे क्या है, फोर्स या हीट अप्लाइड, फोर्स या हीट क्या करनी होगी, अप्लाइड करनी होगी। स्टूडेंट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ?
जब आप कोल्ड से हॉट जाना चाहते हो तो मुझे गैस देना होगा, हीट देनी होगी, तो ठंडी चाय गर्म होगी। बट गर्म चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी, बट उसके लिए क्या होना जरूरी है, ओपन और क्लोज्ड सिस्टम, यानी वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में होना चाहिए, तो ही वो अपने आप होगा। अगर वो चाय को मैंने थर्मोस में डाल दिया तो, बोलो, थर्मोस में डाल दिया तो क्या होगा, थर्मोस में डालोगे तो वो जो सराउंडिंग का कांटेक्ट है वो कट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज थर्मोस इज आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें से मास एंड हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसको मैं बोलूंगा आइसोलेटेड सिस्टम। हम देखेंगे बाद में, बट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं समझा रहा हूं कि कब हीट ट्रांसफर होगी, जब वो हॉट टू कोल्ड यानी सराउंडिंग और दूसरे जो मैटर द कोल्ड है उसके कांटेक्ट में होगी, तभी वो क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। समझ में आया स्टूडेंट्स कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक, हीट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ आगे चलते हैं हम लोग कि थर्मोडायनेमिक के जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या दिया गया है। बीएबी के फर्स्ट चैप्टर में सारे लॉ एज अ सेंटेंस और कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, बट जो कोर ब्रांच वाले हैं थर्मोडायनेमिक में एक अलग अलग चैप्टर है, जैसे जीरोथ लॉ का एक चैप्टर सेपरेट, उसका एग्जांपल, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ उसका अलग चैप्टर, सेकंड लॉ का अलग चैप्टर और थर्ड लॉ का अलग चैप्टर। मतलब जो कोर ब्रांच है उसमें डिटेल में जाना है, और जो अभी बेसिक मैकेनिकल है उसमें ओनली सेंटेंस और कुछ एग्जांपल। समझ में आए उसके, तो ठीक है, तो हम ये समझ में आ गया व्हाट इज थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ क्या कहते हैं वो जरा हम लोग समझ जाते हैं कि थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ में क्या कहा गया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि चलो ये दोनों ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में है, ए और बी दोनों कांटेक्ट में है, वन का टेम्परेचर 30 है और दूसरे बी का टेम्परेचर 50 है, क्या होगा आगे बताओ, मैंने अभी बोला पहले तो क्या होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। अब कांटेक्ट में होगा तो ही वो यहाँ से 30 50 है तो 50 to 30 जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज नेचुरली हमेशा हॉट टू कोल्ड जाता है, क्या जाता है, नेचुरली हॉट टू कोल्ड हमेशा जाता है, ना कि कोल्ड टू हॉट, ठीक है। तो जब ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तब उनमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। इफ टेम्परेचर इज अनइक्वल, याद रखना टेम्परेचर इज अनइक्वल कब तक होगा, 50 से 30, जब दोनों का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इक्वलिटी हो जाएगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब तक उसका हीट ट्रांसफर होगा, तब तक उसका हीट ट्रांसफर होगा, नहीं तब तक चालू होगा। दूसरा एक एग्जांपल, जैसे एक टंकी है, ठीक है, और दूसरी टंकी है, मैंने दोनों टंकी, पानी की टंकी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट की है, एक टंकी में ज्यादा पानी है और दूसरी टंकी में कम पानी है, क्या होगा, नेचुरली मैंने कोई वाटर कोई फोर्स नहीं दिया है, तो नेचुरली आप लोग सोचोगे कि सर ज्यादा पानी है वहां से कहां जाएगा, जो कम पानी है उसमें जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हीट का मामला है, वहां वाटर का मामला है, सभी में लो एक ही है, हॉट टू कोल्ड, वहां ज्यादा लेवल है वहां से कम लेवल। कब तक पानी जाएगा, जब तक दोनों का लेवल सेम रहेगा, जब तक दोनों का लेवल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वहां तक हमारा पानी जाएगा। यहाँ भी जब तक दोनों की हीट टेम्परेचर सेम होगा तब तक हीट का ट्रांसफर होगा, तब तक नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया, सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वहां वाटर का ट्रांसफर हो रहा है, यानी ज्यादा से कम में जाना है, कॉन्सेप्ट है ये, और वही हमारा जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ क्या है भाई, जीरोथ लॉ क्या है कि जब दो कांटेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट हो, ऐसे हो, ठीक है, तो कब तक हीट ट्रांसफर होगा, जब तक तीनों में आपका इक्वलिटी टेम्परेचर नहीं हो जाए तब तक वो क्या करता रहेगा, ट्रांसफर करता रहेगा। जब इक्वलिटी टेम्परेचर आ जाएगा इट विल बी ऑटोमेटिकली स्टॉप इटसेल्फ, मुझे उसको रोकने की भी जरूरत नहीं है, इटसेल्फ स्टॉप हो जाएगा,
देखो कुदरत ने कितना अच्छा बनाया है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि कश्मीर की नदियां है, ठीक है, उसमें तो बहुत ठंडा पानी रहता है, बहुत कम टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो आप सोचो वो एक्वाटिक एनिमल कैसे रहते होंगे। सोचो एक्वाटिक एनिमल इतने ठंडे पानी में कैसे रहते होंगे। तो भगवान ने तो कुछ सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा इंतजाम नहीं करूं कि वो लिविंग कंडीशन में रहे, तो क्या होगा, सारे एक्वाटिक एनिमल्स मर जाएंगे ना। सोचो भगवान ने कैसे कितना सोचा होगा। तो उन्होंने क्या बनाया पता है। तो आप ही पहले सोचो, मैं तो बता दूंगा अभी। आप सोचो कि एक्वाटिक एनिमल कैसे उतने माइनस डिग्री टेम्परेचर में रहते होंगे। क्या उनका शरीर ऐसा बना है? नहीं बच्चों, उनका शरीर अब मतलब जो नॉर्मल रिवर में रहता है, हमारे जो गुजरात की रिवर वैसा ही होता है, वो कुछ अलग नहीं होता। तो वो कैसे रहते हैं इतना माइनस डिग्री सेल्सियस में। तो समझो इस बात को, वहां जीरो जीरो ही अप्लाई होता है। जैसे कि हमारी ये मतलब कश्मीर की नदी है, ठीक है, ये नीचे का लेवल है और ये ऊपर का लेवल है। अब जब टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर कैसे होता है, वेरी लो, -2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, माइनस में चला जाता है। तो ह्यूमन तो अपनी तरफ से अरेंजमेंट कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द एक्वाटिक एनिमल्स, उनको क्या ठंड नहीं लग रही होगी। तो क्या किया है भगवान ने कि जो भी ऊपर की सतह है ना, उसमें बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है? आइस बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? आइस बन जाती है। तो आइस कैसा है? इट इज द वन टाइप ऑफ द इंसुलेटर। वो कैसा है? वन टाइप ऑफ द इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी does not heat transfer between one place to the another place. does not heat transfer between one place to another place, one place to another place। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए व्हाट इज इंसुलेटर। तो भगवान ने क्या बनाया है, आइस को कैसा बनाया, इंसुलेटर, ताकि ये जो ठंड है ना, ये जो ठंड वो यहाँ ना जाए। देखो कितना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ एकदम -2 डिग्री, पर नीचे यहाँ आइस रख दिया, आइस बन जाती है, आइस की लेयर बन जाती है, और वो आइस कैसा है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या करता है कि 20 जो भी एक ठंड एटमोस्फियर है, ठंडी हवा है, वो नीचे ना जाए। यानी जो वाटर है ना, वाटर यहाँ वाटर लिक्विड में होगा, तो वो उसका टेम्परेचर वो मेंटेन होगा। उसका टेम्परेचर कैसा होगा, वो अपने आप मेंटेन होगा। समझ में आया स्टूडेंट? बाकी देखो ये आइसोलेटेड नहीं होगा तो दोनों इक्वली हो जाता, दोनों इक्वली यानी वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता। बट भगवान ने सोच समझ के ही रखा है कि आइस एक इंसुलेटर में बना दो, तो यहाँ जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है वो अपनी तरफ अपना जीवन चला सके, वो लिविंग कर सके, इसीलिए। तो देखो एक सारे मतलब जो जीरो फ्लो है वो कहाँ यूज होते हैं। अगर आइस इंसुलेटर नहीं होता तो चलो भगवान ने नहीं सोचा, भूल गए सपोज के, तो क्या होगा, सारे एक्वाटिक एनिमल्स मतलब आइस में मतलब उनका जो बॉडी है वो लिविंग नहीं कर सकते, ठीक है, वो मर जाते। तो बस वही एक कॉन्सेप्ट है कि आइस इज द इंसुलेटर, जो हीट को यहाँ से यहाँ, जो भी ठंड है वो यहाँ से यहाँ और हीट को यहाँ से यहाँ नहीं जाने देते, ठीक है। दूसरा यूज कहाँ होता है जीरो फ्लो का, थर्मोमीटर में। सभी स्टूडेंट को कभी कभी बीमार मतलब कभी ना कभी तो उनको बुखार आया होगा, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो कैसे चेक करता है कि आपको बुखार है, आपकी जीभ देखेगा, आंखें देखेगा, ठीक है, फिर आपको थर्मोमीटर देगा। तो थर्मोमीटर में एक एलिमेंट होता है Hg, जिसको मर्क्यूरी बोलते हैं, गुजराती में पारो भी कहवाय। ये मर्क्यूरी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका क्या बिहेवियर है, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ क्या हो रहा है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और जिसका वॉल्यूम उसको स्केल के साथ मेजरमेंट किया जाता है, और वो आपका टेम्परेचर। सपोज कि आपके मुंह में वो थर्मोमीटर रखा, आपको बुखार है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो हमने जीरो फ्लो में क्या देखा कि जब आपका हाई टेम्परेचर है वो लो से कांटेक्ट करेगा और वहां डायनेमिक होगा, वहां ट्रांसफर होगा। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर कैसा है, बढ़ा है।
ठीक है, तो वो हीट कहाँ एब्जॉर्ब होगा, Hg मर्क्यूरी में, तो Hg का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट है थर्मोमीटर का। अगर आपको इंटरव्यूअर या कभी एग्जाम में पूछे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द जीरोथ लॉ, ये दोनों आसानी से समझा लेना कि सर थर्मोमीटर में यूज होता है और एक्वाटिक एनिमल्स जो भी जिंदा रहते हैं इट इज द बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ, क्योंकि वहां ट्रांसफर नहीं हो सकती, कांटेक्ट में आए तो ही ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, समझ में आया ये पूरा आपका जीरोथ लॉ, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, आपको भी आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लो, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि जीरोथ लॉ क्या कहता है। जीरोथ लॉ मतलब इक्वलिटी चाहिए, इक्वलिटी नहीं होगी तब तक हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब हम जाते हैं फर्स्ट लॉ पे। ठीक है, ये हुआ आपका जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऐसा कहता है, वो एंथैल्पी के बारे में है कि जब हम कोई सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ, जब हम कोई सिस्टम को हीट देते हैं तो थोड़ा वो वर्क करेगा और थोड़ा लॉस होगा। ठीक है, वो हमें जानना है कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं। अब एक सिस्टम है, ठीक है, सपोज कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कई सारे एटम्स होते हैं। अब मैं इसको हीट अप्लाई करूं तो क्या होगा, बोलो। अगर मैं हीट अप्लाई करूं तो क्या होगा, उसकी जो भी इंटरनल एनर्जी है, उसकी जो भी इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जो भी इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने हीट अप्लाई किया। तो हीट अप्लाई करने से क्या होगा, एक एग्जांपल दो। सपोज के आपके इन केस जो लोग मतलब इंजीनियरिंग में है, 11th साइंस में, चलो फिजिक्स में 100 में से 19 आ गया, तो आप क्या हो जाओगे, एकदम खुश हो जाओगे, एकदम उछल पड़ोगे और आपके बॉडी में जो भी एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। अब जब इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगी, आप हीट देंगे तो जो भी एटम उस प्रेजेंट है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। गुजरातीમાં કહેવાય ગતિ ऊर्जा અને આ કહેવાય આંતરિક ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट करते हैं K से और उसका फॉर्मूला है 1/2 mv²। वो सब आ गया है, ठीक है। हीट अप्लाई करोगे तो जो भी एटम्स है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, सम वर्क मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सम वर्क मुझे मिलेगा। वर्क यानी P डेल्टा V। वर्क का फॉर्मूला क्या है, P डेल्टा V। P यानी प्रेशर और डेल्टा V यानी क्या, उसके वॉल्यूम में जो भी चेंज होगा वो। पर कब होगा, जब मैं हीट दूंगा तब ही। ठीक है, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स कि क्या है कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब मैं हीट दूंगा तो ही ऐसा सब होगा, वो वर्क कुछ करेगा और मुझे क्या चाहिए, वर्क ही चाहिए। P डेल्टा V, P यानी प्रेशर और डेल्टा V यानी वॉल्यूम में जो भी चेंजेस होगा वो। ठीक है, यहाँ से एंथैल्पी भी थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ में एंथैल्पी भी आप निकाल सकते हो, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। व्हाट इज दिस, एंथैल्पी। और एंथैल्पी मैंने प्रीवियस लेक्चर में चलाया, क्या चलाया, इट इज द रिक्वायर्ड टू हीट इंक्रीज द फर्स्ट डिग्री ऑफ द सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, व्हाट इज द एंथैल्पी। एंथैल्पी यानी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा U यानी प्लस P डेल्टा V। हाँ, ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा H यानी एंथैल्पी, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी जब हीट दोगे तब, और P डेल्टा V यानी ये क्या होगा, आपका वर्क मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपका वर्क मिलेगा। तो वो क्या है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ठीक है, और वर्क का यूनिट क्या है, जूल है। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रेशर यानी क्या है आपका न्यूटन, प्रेशर का यूनिट भी कर सकते हो और वॉल्यूम का यूनिट ऐसे भी कर सकते हो, बट जूल नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, इसीलिए क्या होगा, वर्क यानी जूल भी होगा। ठीक है, और डेल्टा H यानी क्या है, एंथैल्पी। डेल्टा H यानी क्या है, आपकी एंथैल्पी। वो भी
डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखोगे कोई वर्क नहीं देगा। और ये थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ से है, डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी एंड पी डेल्टा वी यानी आपका वर्क मिलेगा। ठीक है, जब आप हीट दोगे तब। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। और जैसे जीरोथ लॉ की एप्लीकेशन होती है तो फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन होती है कि वो कहाँ यूज होता है, आईसी इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन। वो जो थर्मोडायनेमिक यानी मैकेनिकल कोर ब्रांच है उनको पता होगा कि आईसी इंजन कैसे काम करता है, क्या नहीं। बट जो लोग नए हैं 11-12 साइंस करके आए हैं और पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जैसे हमारी गाड़ियों में इंजन्स होते हैं, ठीक है, स्प्लेंडर होगा, किसी के पास 4 व्हीलर होगी, तो वही इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब हम कंबशन करेंगे, फ्यूल देंगे, वहां क्या होगी, थोड़ा कंबशन होगा, उसके बाद आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी गाड़ी आगे जाएगी। अभी ये शॉर्ट में समझने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी फिर चैप्टर आएगा आईसी इंजन, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें कौन सा यूज होगा, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। समझ में आया स्टूडेंट्स, क्या है क्या नहीं, क्या देखा हमने, थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सेकंड लॉ। ठीक है, अब सेकंड लॉ में क्या है, दो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है एक। ठीक है, सेकंड लॉ में क्या है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में क्या है, आपको पता है सेकंड लॉ में क्या है। सेकंड लॉ में फर्स्ट केल्विन ने क्या बोला पता है, और प्लैंक केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन ने ऐसा बोला भाई कि हाँ भाई आपने बोला कि हॉट टू कोल्ड ऑटोमेटिक जाएगा, बट इट इज इम्पॉसिबल। उसने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू हीट ट्रांसफर हीट, it is impossible to heat transfer, it is impossible to heat transfer cold to hot, it is impossible to heat transfer cold to hot, यानी वो अपने आप नहीं जाएगा, मुझे सॉरी मुझे उसको हीट देना होगा या एक्स्ट्रा फोर्स देना होगा तो ही वो कोल्ड टू हॉट जाएगा। ठीक है, तो वो केल्विन ने बोला कि सेकंड लॉ भाई आपको अपने आप नहीं होगा, वहां कुछ रखना होगा आपको। ठीक है, और इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी। और थर्ड लॉ आपका क्या है, वो एंट्रोपी के बारे में। हमने क्या सीखा प्रीवियस लेक्चर में कि एंट्रोपी कब बढ़ेगी, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट टेम्परेचर में नहीं इंक्रीज करो, डिक्रीज हो जाओ तो एंट्रोपी क्या जीरो होगी। तो वो थर्ड लॉ कि एंट्रोपी इज जीरो, एंट्रोपी इज जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज द थर्ड लॉ। ठीक है, ये ओनली सेंटेंस है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी क्या है, ओनली मैंने सेंटेंस लिखा है क्योंकि सेकंड लॉ भी बड़ा लंबा है, क्योंकि केल्विन है और दूसरा भी एक सेंटेंस है, दोनों ने सेपरेट, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द डिवाइस व्हिच इज हीट ट्रांसफर टू कोल्ड टू हॉट, वो अपने आप नहीं जा सकता। ठीक है, और थर्ड लॉ में क्या बताया गया है कि एंट्रोपी इज द जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो दिस इज द थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ। तो ऐसे हम यहाँ इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशन है कहाँ, वो हम पढ़ेंगे। डिटेल में हम जब चैप्टर में आगे जाएंगे तब है ही डिटेल में, तो उसका टेंशन मत लो कि सर मुझे एग्जाम में पूछे तो कैसे लिखना है। ठीक है, अभी क्या है, ओनली इंट्रोडक्शन है। ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके चलो, ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम आपको पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा। ओपन सिस्टम यानी मास एंड हीट ट्रांसफर, मास एंड हीट ट्रांसफर, मास एंड हीट ट्रांसफर, मास एंड हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम
एंड सराउंडिंग। तो वो क्या है आपका ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में होगा ओनली हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ओपन सिस्टम यानी आप एक बाल्टी ले लो, वो खुली हुई होती है तो उसमें मास और हीट दोनों का ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम में आप ये बॉटल ले लो, ठीक है, ये बॉटल ले लो, देखो तो उसमें क्या है, ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, तो दिस इज द क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो उसमें ये मास नहीं जाएगा, बट जो गर्म पानी या ठंडा पानी है वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल, ठीक है, ओनली हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल, बट मास उतना का उतना रहेगा, ठीक है। समझ में आया। तो दिस इज द क्लोज सिस्टम। और जब मैं ढक्कन खोल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम, ठीक है। ओनली हीट ट्रांसफर, चार। और तीसरी आती है आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एंड मास दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट एंड मास डज नॉट ट्रांसफर, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट के ओपन सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, बेसिक है, ठीक है। आना ही चाहिए। ओपन यानी सब ओपन हो जाएगा, मास एंड हीट ट्रांसफर हो जाएगा। क्लोज सिस्टम में ओनली हीट ट्रांसफर होगा, मैंने अभी बॉटल के एग्जांपल से बताया। और आइसोलेटेड में थर्मोस ले लो जिसमें हीट, कोई भी सिस्टम नेचर में परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं। आप थर्मोस में चाय रखो तो वो भी 5-6 घंटे के बाद अपने आप ठंडी हो जाएगी, ठीक है। परफेक्ट नहीं,